जय हिंद सभी साथियों को। उम्मीद करते होंगे कि आप एकदम स्वस्थ मस्त एकदम ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बढ़िया से चल रही होगी ग्राउंड में भी, और किताबों के साथ भी आप बढ़िया से मेहनत कर रहे होंगे, अपनी नोट्स को डेली तैयार करते होंगे, डेली प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे और प्रैक्टिस सेट में स्कोर करते होंगे। अपने स्कोर को ज़रूर कमेंट करके हमको बताएं और वीडियो कहाँ से देखते हैं ये भी बताएं, और हमारे लिए और क्या सुझाव है वो भी हम बताएं। हम अपने टेस्ट को डे बाई डे इम्प्रूव कर रहे हैं। आपने पिछले सेटों को देखा होगा तो थोड़े से अच्छे सवाल हमने लेने की कोशिश की, थोड़े से और कठिन कर दिए थे हमने कि आपको ऐसा ना लगे कि बहुत आसान सवाल हम करा रहे हैं। वैसे पेपर आसान ही आता है, मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ। आप बस हमारे जो टेस्ट हम कराएंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम 30 से 40 या 50 सेट कराएंगे। इस 50 सेटों में हम सब कुछ खत्म कर देंगे, इससे एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये आपके भाई की गारंटी है। और अगर कुछ थोड़ा बहुत बचेगा, मतलब प्रैक्टिस सेट में तो सब कुछ आ ही जाएगा, लेकिन हम टॉपिक वाइज भी क्लास जल्द लेकर आएंगे, जिससे जो बच्चा पुराना जो नया जुड़ेगा, जिसको मान लो मैथ में कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो लेवल से, तो वो वहाँ से भी सीखेगा और फिर प्रैक्टिस सेट बनाएगा तो बढ़िया से उसका काम हो जाएगा। तो आइए एक बार फिर से हम और आप मिलकर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 पे हम लोग पहुँच चुके हैं और एक बार फिर से पूरी ऊर्जा के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 16 सॉल्व करेंगे। एक एक सवाल आसानी से आप नोट करते जाएंगे, बनाते जाएंगे, हर एक क्वेश्चन को अपनी नोट्स बुक में जरूर नोट करते जाएंगे, जिससे नई चीज़ें कुछ मिलेंगी तो आपके बाद में रिवीजन भी होता जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलते हैं आज का पहला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का पहला है। पहला सवाल है हमारा, P और Q का औसत 28 है, Q और R का औसत 42 है, R और P का औसत 65 है, तो P Q R का मान ज्ञात करिए। मतलब तीनों को सिर्फ जोड़ना है, P प्लस Q प्लस R जोड़ना है, लेकिन औसत दिया है तो मुझे योग निकालना पड़ेगा तीनों का, तभी तो योग आएगा। तो P प्लस Q का औसत दिया, ध्यान रखिएगा, P प्लस Q का औसत कितना है 28। औसत में संख्या का गुणा करा दो तो योग आ जाएगा, तो 28 दूनी कितना आ जाएगा 56। इन दो को जोड़ोगे तो 56 आ जाएगा। फिर कह रहा Q प्लस R, पहले औसत दिया, हम योग निकाल रहे हैं, इनका औसत है 42, ये दो लोग हैं, 42 दूनी कितना हो जाएगा इनका योग 84 हो जाएगा। और फिर बचा हमारे पास R और P का औसत हमको दिया है 35, और ये दो लोग हैं तो इसमें हो जाएगा 35 दूनी 70 हो जाएगा। अब इन तीनों को यदि मैं जोड़ लूं, तीनों जो इक्वेशन मेरी बनी तो मैं जोड़ूं, देखो P कितनी बार है 2 बार, Q कितनी बार है 2 बार, तो R कितनी बार है 2 बार। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2P प्लस 2Q प्लस 2R, इन तीनों को मैंने जोड़ दिया इनको आपस में, तो 2 बार आ गया बराबर इनका योग। ये तो औसत था तो इनकी तो बात खत्म, ये योग है, इनको जोड़ लीजिए तीनों को। 6 4 10 की 0 हासिल लग जाएगा, 1 8 8 8 16, और 16 4 20 1 21 हो जाएगा हमारे पास 210। अगर मैं ये सबके पास 2 है तो क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ? हाँ भैया, 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा P प्लस Q प्लस R बराबर 210 मेरे बच्चे। और 210 को आप 2 से काटोगे तो इसका आधा आ जाएगा 105, और यही तो निकालना था, P प्लस Q प्लस R बराबर 105 आ गया मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा है मेरे बेटे? ऑप्शन नंबर किस पर बच्चा? ऑप्शन नंबर सी पे 105। क्या ये सवाल आपको समझ में आया? बहुत आसान सवाल था। हमसे P प्लस Q प्लस R मान पूछा था, 2 2 का औसत दे रखा था, मैंने औसत का संख्या में गुणा करा के योग निकाल लिया। अब जैसे मेरा योग आया मैंने तीनों को जोड़ दिया, यहां तीनों को जोड़ा, 2 बार P 2 बार Q 2 बार R, तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया बाहर, और 2 से 210 को काटा तो 105, मतलब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 105, 2 बार जोड़ दिया था, 2 तो 210 आ रहा था, इसलिए तो 2 तो हो ही रहा था, इसलिए 2 कॉमन निकाल के फिर काट दिया तो मेरा आंसर आ गया 105। उम्मीद करते होंगे पहला ही सवाल आपको मस्त लगा होगा और तरीका भी जबरदस्त लगा होगा। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 18 बोरियों का औसत हमको दिया है 25 किलोग्राम, यदि प्रत्येक बोरी, प्रत्येक, ये शब्द मेन है, ध्यान रखिए, प्रत्येक बोरी का वजन 3 किलोग्राम बढ़ा दे मतलब एक्स्ट्रा कर दें, तो नया औसत क्या होगा? ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। अगर कभी भी कितनी भी संख्याओं का औसत दे, वजन दे, व्यक्ति दे, कुछ भी दे दे, एनीथिंग, अगर प्रत्येक में जितने की वृद्धि होगी औसत में भी उतने की ही वृद्धि हो जाएगी, प्रत्येक में जितने की कमी होगी औसत में भी उतने की कमी हो जाएगी, प्रत्येक में आप जितने का गुणा कराओगे औसत में भी उतने का गुणा हो जाएगा। कहने का मतलब यह कि प्रत्येक संख्या में जितने का परिवर्तन करोगे वही सेम परिवर्तन आपके औसत पे हो जाएगा।
वो कह रहा है 18 संख्याओं का शुरुआत में औसत है 25 है। ये संख्या है और ये औसत है आपका। कह रहा प्रत्येक संख्या में, किसी एक संख्या में नहीं बेटा, प्रत्येक बोरी में 3 किलोग्राम बढ़ाया, 3। तो अगर प्रत्येक में यहां 3 बढ़ेगा तो बेटा यहां भी 3 बढ़ेगा औसत। जो परिवर्तन संख्या में होगा ये संख्या में वही परिवर्तन औसत। तो 25 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 28 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा है, बी ऑप्शन में लिखा। तो अपने रफ में एक चीज नोट कर लीजिएगा कि प्रत्येक संख्या में जो परिवर्तन होता है औसत में भी वही परिवर्तन होता है। जो प्रत्येक में बढ़ेगा औसत, यही बोलता है कि 3 किलोग्राम कम हो जाता तो यहाँ 25 में 3 घट जाता तो हमारा 22 आंसर आता, लेकिन यहाँ बढ़ा रहा है तो 25 में 3 बढ़ा दीजिए 28 आ गया। क्या बात समझ में आ गया? तो जो परिवर्तन प्रत्येक चीज में होता है वही परिवर्तन औसत में होता है। क्लियर है मेरे बच्चे? अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा कह रहा है 9800 पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 महीने का, यहां समय ध्यान पे देना, 5 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए एक फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, SI बराबर भैया PRT बटे में क्या होता है 100। लेकिन इस फार्मूले को लगाते समय एक बात का विशेष ध्यान दे, साधारण ब्याज तो हमें निकालना, ये मूलधन हमको दिया है 9898, 100 दर दी है मुझे 6%। लेकिन इस बात का ध्यान दे एक बात कि जो मेरा समय होता है ये समय हमेशा वर्ष में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? वर्ष में। इसको महीने में नहीं ले सकते हैं। अगर ये महीने में है तो इसको हम 12 से भाग लगाएंगे। एक छोटी सी बात समझिए कि यदि महीने में आप 12 का भाग लगा दोगे तो ये वर्ष बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ष। ऐसा क्यों? क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो हमेशा समय वर्ष में लिया जाता। लेकिन ये 5 क्या है? मंथ है। तो इसमें कितने का भाग लगा दोगे? 12 का, तो ये वर्ष बन जाएगा। और बटे में क्या चल रहा है बेटा? 100। आप आसानी से काट लीजिए, आपका आंसर आ चुका है बिल्कुल। 00 से 00 चले जाएंगे भैया, 6 से ये 12 चला जाएगा 2 बार में, और 98 को आप 2 से काट दीजिए, 49 दूनी 98 होता है, 49 × 5 आपका आंसर आ चुका है। 9 पन्ना 45 की 5, आंसर कितना लग गया? 4, और 5 को 20, 4 24, आंसर आ जाएगा आपका 245, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर दिया मेरे? डी ऑप्शन पे दिया है। क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है? क्या ये बात आपको समझ में आ रही? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 245। अच्छे से सवाल समझ में आ गया? बस ये नई चीज थी कि कभी भी समय को महीने में नहीं लिया जाता। ये जैसे 5 मंथ आया था तो इस 5 में मैंने 12 का भाग लगाया। ये क्यों लगाया है? क्योंकि मुझे पता है कि महीने में समय ना लेके वर्ष में लिया जाता हो, और अगर महीने में 12 का भाग लगा दें तो वो वर्ष बन जाता है। तो 12 का भाग लगाया, 00 6 दूनी 12, 2 से 98 49, 49 पंचे 245, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बेटा? अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 15 से विभाजित है? तो 15 किससे कटता है बताओ? 15 कटता है 3 और 5 से। तो जो संख्या 3 से कट जाए और 5 से कट जाए 15 से कट जाएगी। 5 क्या कहता है? किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो कट जाती है। तो सभी के लास्ट में भैया 0, तो सभी 5 से कट जाएंगी। 3 क्या कहता है? डिविजिबिलिटी का नियम। 3 कहता है किसी भी संख्या के ये जो अंक होते हैं, इन अंकों को जोड़ने पर यदि 3 का मल्टीपल बन जाए, 3 का गुणनफल बन जाए तो कट जाएगा। तो आप 3 का गुणनफल इनको जोड़ के बस देख लो। देखो 9 1 10 2 12, 12 4 16, क्या 16 3 से कटेगा? नहीं। 9 6 15, आप ऐसे भी कट सकते। 9 हट गया, 3 से 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 4 3 7 नहीं कटेगा, हटा दो। ये 9 कट जाएगा 3 से, 5 4, ये 9 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। बाकी बचे ही नहीं। देखो 9 कट जाएगा, 5 4 9, ये 2 बच जाएगा, तो ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन कौन सा कटेगा मेरा? बी ऑप्शन कटेगा। इसको जोड़ के भी आप चेक कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपको। क्लियर है? मतलब 3 का मल्टीपल ही बनेगा। आप चाहे 3 बना बना के हटाते जाओ, वैसे भी हो जाओ। देख लीजिए 4 3 7, 9 7 16, 16 5 21, और 21 3 से कटता है, 3 7 21, तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर बी आसान था, 15 से कटने वाला ऑप्शन ढूंढना था, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। 2 संख्याओं का एचसीएफ दिया है 18, उनका लासापा दिया है 504। कह रहा एक संख्या 72 है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। ये तो मैंने आपको समझाया था पिछले वाले में कि तो बहुत ही आसान होता है।
हमको पता होता है कि एलसीएम इंटू क्या होता है भैया, एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एलसीएम आपको दिया है 504, एचसीएफ दिया है आपको 18, एक संख्या दी है 72, दूसरी संख्या निकालनी x मान लो उसको। 18 से आप इसको काट दीजिए, 98 से 18 से कट जाएगा 4 बार में, 18 चौको 72, 4 से 504 उड़ा तो ये कट जाएगा 12 चौको 48, 2 बच जाएगा, 4 छंग 24, कितना आ जाएगा 126। 126 जो कि ऑप्शन नंबर किस पर दिख रहा है भैया, ए ऑप्शन पे दिख रहा है। कौन से ऑप्शन पे, ए ऑप्शन में। तो ये फार्मूला पता होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एलसीएम दिया था, एचसीएफ दिया था, पहली संख्या काट दिया, मेरा आंसर आ गया। क्लियर है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोर्डमास का है, आसान सा है, आपको बहुत ध्यान से चीजों को देखना है और आसानी से सवाल बन जाएगा। स्क्वायर है, इस बात ध्यान रखना। तो जैसे मैं 12 से पहले काट लेता हूं तो 12 अट्ठे 96, 8 आएगा, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ 64 आ जाएगा। प्लस दिया है तो प्लस 9 पन्ना 45 से 5 बार में कट जाएगा, इंटू 8 है तो इंटू 8 कर दिया। 25 का 5 भाग लगा दो, 5 25 से माइनस का 5 आ गया। चाहे तो इकाई के अंक निकाल सकते हो, 1 5 7 9 है तो आंसर आ जाएगा। इकाई के अंक कैसे बताएं आपको, 8 पंचे 40, इसका इकाई अंक क्या आ गया 0, इसका इकाई अंक कितना 4, इसका माइनस का 5, इसको जोड़ोगे तो 4 और ये माइनस 5, ये घटेगा नहीं तो एक हासिल ले 14, 14 में 5 गया 9, लास्ट में 9 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर किस पर है, डी पर। ऐसे सवाल बन जाते हैं आसानी से। 99 इसका आंसर आएगा। आप बेसिक से सॉल्व कर लेगा। देखो मैंने कैसे किया, 8 पंचे 40, 40 को मैंने 0, लास्ट वाला अंक निकाल रहा हूं, इकाई के अंक से पकड़ रहा हूं, ऑप्शन सबका अलग अलग है। इसके लास्ट में क्या है 4, ये माइनस का 5, प्लस प्लस जोड़ दिए, 4 में 0 जोड़ोगे 4 आएगा, 4 में 5 तो घटेगा नहीं, तो जब कभी नहीं घटता तो एक हासिल ले लेते हैं, देखा बन जाएगा 14, और 14 में 5 घटाओगे तो लास्ट में 9 आएगा, 9 एक ही ऑप्शन में मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे भी सवाल बन जाते। बाकी आप ऐसे भी कर सकते थे बेसिक से भी, कि 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 64, और ये माइनस 5, ये 64 40 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 104, और 104 में 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 99, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे दिया है, डी पे। तो आसान था, आसानी से समझ में आ गया होगा बेटा, बढ़िया से आपको समझ में आ रहा है, उम्मीद करते होंगे। आराम से नोट करते जाइए, रफ में एक एक सवाल को अपने सॉल्व करते जाइएगा, ठीक है, तभी आप चीजें मैथ में सीख पाएंगे। आप सोचे कि ऐसे सीखें तो ऐसे थोड़ा सा चीजें आपकी गलत भी होने की संभावना है, ठीक है। तो चीजों को लिखिए, लिखने पे कंजूसी मत दिखाइए बिल्कुल भी, ठीक है ना। मेहनत करिए, मेहनत करने वालों को ही सब चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो मेहनत बिल्कुल करिए। अगला सवाल है कि b का मान निकालना, अंडर रूट्स के अंदर दे रखा है b बटा 361 15/19, तो बहुत आसान क्वेश्चन ऑप्शन से बन जाएगा। मतलब अंडर रूट है b बटा लिखा है 361 और बराबर में बाहर लिखा है 15/19, तो अंडर रूट के बाहर इसका स्क्वायर हो तो वही तो निकलता है। तो भैया ये 19 का स्क्वायर था, देखो 19 आ गया, तो ये 15, इसका मतलब यहाँ 15 का स्क्वायर रहा होगा। भाई ये 19 का स्क्वायर है यहाँ, तो यहाँ 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे है, बी पे है। तो बी का मान कितना आ जाएगा मेरे पास 225 आ जाएगा। क्लियर है भैया, बहुत ही आसान सवाल था। अंडर रूट बी, अच्छा अंडर रूट बी का, बी का मान निकालना था, तो बी का ही तो मान मैंने निकाला है, पूरा बी का रखना है ना, तो 225। लेकिन खाली अगर बी का पूछता है, एक बात समझो, खाली बी का मान थोड़ा ना पूछेगा, 15 तो है, यहाँ 15 रखेंगे थोड़ा ना आएगा, यहाँ बी में रखना है, तो बी में 225 रखोगे तभी यहाँ 15 आएगा, ठीक है ना। कई बच्चे समझे भैया तो अंडर रूट के अंदर भी है, तो खाली बी पूछा है तो बी का मान तो 15 आना चाहिए फिर ना भैया। बी का मान 15 तो तब लेते जब अलग से पूछता, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहा है कि बी को यहाँ रखना, अंडर रूट्स के अंदर ये वाले बी का मान निकालना, ठीक है। तो यहाँ 225 रखना पड़ेगा, पर्टिकुलर है, यहाँ बी गायब किया उसने। क्लियर है ना। अगर यहाँ बी ना गायब होता वो अलग बात है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन में बहुत आसान था, यहाँ 19 का स्क्वायर, तो यहाँ 15 का स्क्वायर होगा, 15 का स्क्वायर 225। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्पाद की कीमत में 18% की कमी की जाती है, बाद में सेल के दौरान कम की गई कीमत में 10% की और छूट दी जाती है, मतलब और कमी की जाती है। उत्पाद की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की कमी की जाती है। अब ये सवाल 2-3 तरीके से बन सकता है, 100 से बना लो, फार्मूले से बना लो, बहुत सारे ऐसे तरीके इनको बनाने के आप बहुत सारे तरीकों से बना सकते हो और शायद जानते भी होंगे। एक तरीका मैंने आपको बताया था कि एक बार जोड़ दो और एक बार गुणा कर दो। अगर आपको वो तरीका आता होगा ना तो आप सवाल को बहुत आसानी से और कम समय में बना देंगे। जैसे एक है 18% की कमी, ध्यान दीजिएगा,
एक है 18% की कमी, ठीक, और एक है 10% की कमी, दोनों कमी है माइनस। तो अगर दोनों माइनस होगा तो भी जुड़ जाएगा और दोनों प्लस के होंगे तो भी जुड़ जाएगा, लेकिन 1 प्लस 1 माइनस जुड़ जाता है। तो एक बार इनको जोड़ दीजिए, तो 18 10 जोड़ोगे 28 आ जाएगा। एक बार इनका गुणा करा दीजिए, मैं शॉर्ट तरीका सिखा रहा हूँ, बहुत आसान वाला, अगर सीख जाओगे। 18 × 10 करोगे 180 आएगा। और मैंने कहा था जो गुणा कराने में है उसमें 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो दशमलव यहां लगाएंगे, लेकिन यहां दोनों में कमी, तो यहां क्या चलेगा, माइनस। तो अब ये 28 में पहले इसको घटा दीजिए, 28 में ये एक चला जाएगा ना, घट जाएगा इधर वाला, 28 में घटा कितना बच जाएगा आपके पास, 27 बच जाएगा। 27 में अब ये घटाना, अभी 0.8 घटा नहीं है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये पूरा घटाना, 1.8 को पूरा घटाना, तो ये 27 यहाँ आ जाएगा 26.2%, या 2 जीरो कर दें वो 2%, समझ गए ना। 1.8 घटाना है तो पहले एक हासिल 10 से आएगा, 10 में 8 चला गया 2, यहां बचेगा 27 में चला गया 26.2% आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे किस पर लिखा है, ए ऑप्शन लिखा। अगर ये तरीका आप जानते हैं बेटा ना मेरे भाई, तो ये सवाल आपको बहुत आसान लगेगा। इसमें प्लस वाला ही बनता है, दोनों बार कमी, प्लस वाले में जोड़ देते हैं, माइनस वाले में दोनों में घटा देते हैं। क्या ये तरीका आपको समझ में आया? ये बहुत ही अच्छा मेथड है, अगर आप जानते हैं, बहुत अच्छा मेथड है ये। और भी मेथड से मैं आपको बता सकता हूं इस सवाल को, कि अगर आप इसको 100 से बनाना चाहते तो इसको 100 से, लेकिन 100 में लास्ट में आपको तुलना करानी पड़ेगी, ठीक है। ये फार्मूला ही वाला होता है, a + b - वाले से बनाने वाला। 100 से बनाना चाहे तो 100 से बना लीजिए। आइए 100 से भी सिखा देते हैं आपको। मान लीजिए कि पहले कीमत कितनी रही होगी, 100, 18% की कमी हुई, तो 18% आप घटाएंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 88 नहीं 82, 18% है तो कितना आ जाएगा, 82/100 आ जाएगा। फिर 10% घट रहा है तो आ जाएगा 90/100 आ जाएगा, ठीक। ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 को गुणा कराओगे, 9 दूनी कितना आ जाएगा, 18 की 8, हासिल लगा 1, 9 8 72, और एक हासिल था 73, तो ये आ जाएगा 738 आ जाएगा। और इसमें एक अंक बाद दशमलव, तो 73.8 आ गया। लेकिन हमने कितना माना था, 100। अब 100 में आपको घटाना पड़ेगा 73.8, क्योंकि तुलना 100 से कराएंगे ना, तो 100 में जब ये आप 73.8 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 26.2%। क्या ये समझ में आपको आया? 100 से बना सकते हैं, बाद में 100 से बनाते हैं तो 100 से तुलना भी करते हैं, ठीक है ना, ये कितना कम, अगर कम आ गया तो कमी हो गई, ज्यादा जाता 100 से तो उतने की वृद्धि हो गई। तो हमारा सॉल्व करने पर 73.8 है, जबकि हमने माना कितना था, 100, तो 100 से घटा के देखा तो 26.2। लेकिन ये तरीका सीखे ना बेटा, ये तरीका फिर से समझ लो। इस तरीके को जब भी कभी ऐसा हो, देखो फिर से देख समझना, यहाँ पे एक लाइन पे सवाल बन जाता है। कह रहा पहले 18% घटा दिया, अब फिर कह रहा है 10% घटा दिया कीमत को, तो मैं कह रहा हूँ सेम है, तो एक बार इनको जोड़ा जाता है, एक बार इनको गुणा करा जाता है। अगर प्लस माइनस होंगे तो आपस में घट जाएंगे, प्लस प्लस होता है तो जुड़ता है, माइनस माइनस होता है तो जुड़ता है, ठीक है। तो इन दोनों को एक बार जोड़ दो तो 18 10 कितना आ जाएगा, 28। एक बार इनका गुणा करा दिए, 18 दहम का 180 लगा दीजिए, इसमें 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, ठीक। प्लस है तो इनको जोड़ दिया जाता है, अगर दोनों माइनस के तो घटा दे। अब 28 में 1.8 घटा दिए, कितना आंसर आ जाएगा, 26.2%। करेक्ट आंसर, बात खत्म। क्लियर है? कैसा लगा आपको ये तरीका मेथड? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये बहुत अच्छा मेथड है, मैंने यहाँ और दोबारा फिर समझा के मैंने यहाँ बताया। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। किसी वस्तु कीमत को पहले 12% बढ़ाती है और फिर 12% घटती है, तो कीमत में कुल कितने % का क्या मैंने ये सवाल आपको नहीं सिखाया था? शायद एक 20% वाला था, मैंने कहा था सेम % बढ़े और अगली बार सेम % घट जाए तो दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करके 2 अंक बाद दशमलव या 100 से भाग लगा देते हैं, जो भी आप समझो। तो एक बार 12% बढ़ रहा है, एक बार 12% घट रहा है, इन दोनों का गुणा करा दीजिए। 12 इंटू, बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ, 100 से बनाएंगे लेंदी होगा, कर तो सकते हैं। 12 इंटू 12 करिए, कितना आ जाएगा, 144, और इसमें 2 अंक बाद दशमलव या 100 से भाग लगा दो, तो 2 अंक बाद दशमलव मतलब 100 से भाग लगाया था, गुणा कराने के बाद 100 से भाग, 100 से भाग मतलब 2 जीरो हटाऊंगा तो 2 अंक बाद क्या चला जाएगा, दशमलव, तो 1.44 ये कट जाएगा, 1.44। और मैंने बताया था हमेशा कमी आएगी, हमेशा क्या आएगा बेटा, कमी। तो 1.44% की कमी, जो कि कौन से ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है बेटा। किस पर दिख रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। क्या भैया क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है अच्छे से?
ये सेम सवाल मैंने एक और कराया था, तो ऐसे दोबारा फिर रिपीट किया है। सेम परसेंट बढ़े सेम परसेंट घटे, दोनों का गुणा करा के 100 से भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा। और लास्ट में हमेशा कमी रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर कभी एक ऑप्शन 1.44% की वृद्धि लिखा हो तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, कदा एक मिश्र धातु में तांबा और जस्ते का अनुपात 5:3 है। तांबा को मैं T से मान लेता हूं, जस्ता को मैं J से मान लेता हूं। इनका अनुपात है 5:3 है, ठीक है। करा अनुपात में मिश्रित है यदि 320 ग्राम तांबा, तांबा की वैल्यू कितनी दी है 320, 5 की वैल्यू 320 ग्राम दी है। क्लियर है ये बात। फिर आगे कह रहा है उपयोग किया जाता है तो अनुपात को बनाए रखने के लिए, मतलब यही अनुपात चलता रहे तो कितना जस्ता मिलाना आवश्यक होगा। तो भैया अनुपात अगर बराबर रखना है तो एक बात बताइए, ये इसका जितना गुना होगा अगला वाला उसका उतना ही गुना करना पड़ेगा, तभी तो वो अनुपात बना रहेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो। अच्छा ये 5 से कितना गुना होगा कि 320 आ जाए, आप काट के देख लो। 5 6 का 30, 4 बचेगा, 5 6 का 30 हो जाएगा, सॉरी 2 बचे, 5 6 का 30, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 5 चौको 20, ये 64 गुना है, मतलब 5 गुणा 64 में कराएं तो ये आ जाएगा। तो अगर यहाँ 64 का गुणा हुआ है तो यहाँ भी कितने गुणा होगा, 64 का गुणा होगा। 3 चौको 12, 3 छंग 18, 1 19, तो कितना आ जाएगा 192 ग्राम, 192 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा है, डी ऑप्शन पे लिखा है। आसानी से आपको ये सवाल समझ में आया होगा बेटा, नहीं समझ में आया क्या सवाल, बहुत आसान था। तांबे का अनुपात और जस्ते का अनुपात 5:3 था। तांबे की वैल्यू दे रखी थी 320 ग्राम, कह रहा जस्ते का बताओ, वही अनुपात रहना चाहिए। तो मैंने कहा वही अनुपात रहना चाहिए, तो जितने गुना ये हुआ उतने गुना वही हो जाएगा। तो 5 से 320 64 गुना है, तो इसका भी हमने 64 गुना कर दिया, 192 ग्राम आ गया। आसानी से सवाल मेरा लग गया। क्लियर है। बहुत आपको लैंग्वेज का सवाल लग रहा हो, लेकिन आसानी से इसको बनाया जा सकता था और आसानी से बन गया, ठीक है। अगले सवाल पे चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा व्यवसाय से निवेश वाला है। ध्यान से देखिएगा, एक सवाल मैंने निवेश का पिछले सेट में भी कराया था, एक ये भी एक निवेश का सवाल है। हमेशा ये सवाल बहुत अच्छे सवाल होते हैं जब भी पूछा जाए ये सवाल। कई तरीके इनके बनाने के, लेकिन एक बढ़िया तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। हम जानते हैं कि जिस अनुपात में निवेश होता है उसी अनुपात पे लाभ किया हो जाता है। समझ में आ रही बात। क्योंकि ये निवेश कर रहे हैं 8 महीने के लिए 9,000 रुपये का निवेश करता है। तो ए बी सी 3 लोग निवेश कर रहे हैं, ए है और बी है और सी है। लेकिन निवेश में यदि समय का गुणा करा दें, निवेश इंटू समय करा दें, तो हमेशा लाभ आ जाता है। किसका अनुपात आ जाता है, लाभ का अनुपात आ जाता है। निवेश इंटू समय इज इक्वल टू लाभ होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। समय देखते जाइएगा, निवेश देखते जाइएगा। कह रहा है ए 8 महीने के लिए निवेश करता, महीने में 8 महीने निवेश किया, 8 महीने के लिए 9,000 निवेश करता है। निवेश कितना करता है 9,000, समय है 8। बी कर रहा है आपका 10 महीने के लिए निवेश, पैसा कितना लगा रहा है हर महीने, प्रत्येक महीने 12,000 रुपए लगाता है, तो ये 12,000 आ गया भैया, ठीक है। और सी बाद में 6 महीने के लिए केवल निवेश करता है। तो कह रहा बताओ ए बी सी का कुल लाभ का अनुपात भी नीचे दिया, तो लाभ का अनुपात नीचे लिख लीजिए आसानी से। लाभ का अनुपात आपको दे रहा है 3:, इसको 3 मिलेगा लाभ का हिस्सा, इसको 5 मिलेगा भैया लाभ का हिस्सा, इसको 4 मिलेगा। लाभ का अनुपात 3:5:4 है। और सी जो है 6 महीने के लिए निवेश करता है, मतलब समय इसका। तो इसका निवेश पता करना, तो मान लेते हैं कि x रुपए निवेश कर रहा होगा, x का ही मान निकालना है। तो मैं कह रहा हूं इतना गुना, जो इतना गुना होगा वही इसका उतना गुना होगा, वो भी उसका उतना ही गुना होगा, ठीक है। तो आप किसी एक का मान निकालो, दूसरे का ऑटोमेटिक आ जाएगा आसानी से। जैसे मैं ये कह सकता हूं कि ये हो रहा है, देखो ध्यान से देखना मेरा बेटा, ध्यान समझना, ये क्या हो रहा है 9×8 72, निवेश इंटू समय कराओ तो ये कितना आ जाएगा टोटल, 8×9 72 आ जाएगा टोटल गुणा करा के 72,000। ये 72 कब आएगा, 24 का गुणा कराने पर, 24 3 72, ठीक है, 24 गुना। इसको भी देख लो, 12 × 10 करिए कितना आ जाएगा 120। तो यहां भी देखो 24 गुना हो रहा है, 24 पंचे 120। तो ये भी कितना गुना होगा भैया, इस बात को बताओ। 24 गुना होगा 24। तो 24 चौको यहाँ कितना आ जाएगा, और मैं 24 × 4 कर दूंगा तो 24 चौको कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 96। तो अब 9 का गुणा किसमें, 6 का गुणा मैं किसमें करा दूं कि 96 बन जाए। अब ऑप्शन में देख लो
क्या 10 कराने पर आएगा? 10 छक्का 60, 12 छंग 72, 14 बने 16 छक्का 96। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर किस पर होगा? ए पे मेरा आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आपको आई? सवाल मैंने बहुत आसान तरीके से एक शॉर्टकट मेथड से समझाने का प्रयास किया था। फिर से समझिएगा इस बात को, मैं कह रहा हूं निवेश इंटू समय का गुणा करा दिया तो लाभ आ जाता है। इसका निवेश दिया था, इसका समय, इसका निवेश, इसका समय, लेकिन इसका निवेश नहीं दिया, समयबद्ध दिया था, और लाभ का अनुपात तीनों को दिया। तो मैंने कहा अगर ये निवेश 9 कर रहा है 8 महीने के लिए, तो 9/72,000 निवेश किया इसने 8 महीने में। इसने 12 × 10, इसने टोटल 120 मतलब 1,20,000 निवेश किया। तो ये 3 कर रहा है, तो ये 3 का कितना गुना है निवेश? भाई ये भी तो लाभ ही आ रहा, तो 3 का कितना गुना? 24, जीरो को मत देखिए, बाहर 1000 चल रहा है, तो 24 3 72, यहाँ 120 है तो 24 पंचे 120, तो ये 24 गुना है, ये 24 गुना, तो ये भी 24 ही गुना होगा। इसका मैं 24 गुना करूंगा तो 24 100 को 96 आएगा, 96,000 आना चाहिए। तो किसका? ये 6 महीने के लिए निवेश कर रहा है, तो कितना पैसा निवेश करे हर महीने कि 6 महीने में 96,000 बन जाए? तो 16,000, 16 छक्का 96, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा भैया? 16,000। उम्मीद करते होंगे आपको बढ़िया समझ में आएगा जैसे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। लेकिन अच्छा सवाल था, तो थोड़ा आप इसको समय देंगे, नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को पीछे करके बैक करके देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। कह रहा है एक पंप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। एक पंप है, पंप को मैं पी से मान लेता हूं कि एक पंप है, मान लो पी, उस टंकी को 6 घंटे में भर सकता मतलब प्लस। रिसाव के कारण, रिसाव मतलब टंकी में छेद हो गया तो पानी बहने लगेगा, ठीक है। रिसाव के कारण उसी टंकी को भरने में 9 घंटे लगते हैं। बनी बात है, रिसाव अगर हो जाएगा तो टंकी को भरने में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि जो पानी टंकी भर जाएगा थोड़ा बहुत बाहर भी निकल रहा होगा। तो रिसाव के कारण, रिसाव मतलब नल तो चल ही रहा है, उसमें रिसाव भी शामिल हो गया। मतलब एक तरीके से समझिए कि एक नल भर रहा है और एक खाली करने वाला है। तो मान लो एक नल को पी से तो आप भर ही रहे थे, मान लीजिए पी टंकी में भर ही रहा है पाइप, एक मान लो रिसाव आ गया आर से, ये रिसाव आर, ये इसको खाली कर रहा है माइनस वाला, और ये भरने वाला। इन दोनों को समय कितना लगता है कि दोनों चालू कर दिया जाए तो 9 घंटे का समय लगता है भरने में, ठीक। इन दोनों का एलसीएम ले लो, टोटल क्षमता निकालो, टोटल कार्य, तो कितना एलसीएम आ जाएगा? 18। 6 से भाग लगाओगे 3 बार में, 9 से भाग लगाओगे तो 2 बार में। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना इस बात को जो मैं समझाने जाऊँ, ध्यान सुनना बात को। अगर पी अकेले भर रहा है टंकी को तो उसको 3 लग रहा है, क्षमता 3 है उसकी, अकेले की क्षमता 3 है। अगर दोनों मिलके काम करें तो उसकी 2 क्षमता आती है। अगर पी की क्षमता 3 है तो 2 की क्षमता माइनस में कितना 3 में घटा दी कि 2 आ जाए, तो आर की क्षमता 1 ही तो होगी, रिसाव की क्षमता -1 कम कर रहा है, क्योंकि पी की क्षमता अकेले कितनी है? 3। इन दोनों को मिला के क्षमता कितनी आ रही है? 2। अगर पी की क्षमता 3 है तो आर की क्षमता कितनी होगी? 1, तभी तो 3 में 1 घटेगा तो यहाँ 2 आएगा। तो मुझे पता चल गया कि रिसाव 1 घंटे में 1 लीटर खाली करता है, 1 लीटर। टंकी में टोटल कितना है मान के चलते हैं 18 लीटर टोटल वर्क आता है, ये जो एलसीएम होता है टोटल वर्क होता है 18 लीटर हो गया। कह रहा है रिसाव के कारण भरी हुई टंकी, मतलब टंकी पूरी भरी, तो 18 लीटर की पूरी भरी है, खाली होने में कितना समय लगेगा रिसाव के कारण? ओनली रिसाव अगर इसको खाली करे तो रिसाव की क्षमता कितनी है? 1 ही है। हर घंटे में 1 लीटर खाली करता है, तो 18 लीटर खाली करने में कितना घंटा लगेगा भैया? 18 घंटे का समय इसको लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर दिया है? मेरे ए ऑप्शन में दिया है, तो मेरा ए ऑप्शन से हो जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया? बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल कह सकते हैं। ये बार बार पूछा जाता, बहुत बार मैंने इस सवाल को देखा है, कई एग्जामों में आ चुका है। तो एक पाइप था, मैंने पंप माना, पी भरने वाला था 6 घंटे में, रिसाव का मतलब पंप भर ही रहा था, रिसाव भी चालू हो गया उसमें, तो उनको 9 घंटा लगता टंकी को भरने, ज्यादा समय लगेगा क्योंकि रिसाव चालू हो गया। तो 18 एलसीएम है, 6 का 18, 9 दूनी 18। अगर पी की क्षमता 3 है, दोनों को मिला के 2 है, तो आर खाली करने वाला, तो ये 3 से 2 कैसे बना? मतलब 1 खाली कर रहा, रिसाव की क्षमता 1 आ गई। अब रिसाव अकेले टंकी को खाली करेगा, टंकी टोटल कितनी है? कह रहा पूरी भरी हो, भरी हुई टंकी को, तो टंकी टोटल कितनी? ये कार आता है, वही पूरी होता है क्षमता, टोटल कार होता है 18 लीटर है टंकी क्षमता, 1 से खाली करेगा, 18 घंटे लगेंगे, 18 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है आपको? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 2p + q का होल स्क्वायर इक्वल टू 121 दिया है, p - q 1 दिया है, और हमसे कह रहा p का मान ज्ञात करो।
अब एक बताओ, ये 121 किसका स्क्वायर होता है? अगर यहां अंदर 11 बन जाए तो ये स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा P और Q को घटाने पर एक भी आना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। और हमसे P का मान पूछा, किसका मान पूछा? P का। तो एक बात बताओ, अगर मैं ऑप्शन रख रख के चेक कर लूं तो मेरा सवाल नहीं बन जाएगा? अब बेसिक से बनाऊंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर आप सोचो, मैं अगर यहाँ 5 रखूं, P का मान अगर मैं 5 लूंगा तो Q का मान मुझे कितना लेना पड़ेगा? 4, तभी तो P माइनस 4 इज इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि यहाँ 1 बोला कि 1 आना चाहिए। तो अगर आप P का मान 1 लोगे तो 5 दूनी 10 और 10 4 14, 14 का स्क्वायर तो नहीं होता, तो मतलब 5 आंसर नहीं हो सकता मेरा। क्लियर? अगर मैं 3 ले लूं इसकी जगह, तो अगर मैं P को 3 लूंगा तो Q को मुझे 2 लेना पड़ेगा, तभी तो 5 में 3 2 जाएगा तो 1 आएगा। तो अगर P 3 है, Q 2 है, तो देख लीजिए 3 दूनी 6 और 6 में 2 जुड़ोगे 8, और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, 121 नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं। अब 4 पे आ जाओ, 4 को चेक कर लो। अगर यहाँ 4 लोगे तो Q को 3 लेना पड़ेगा, तभी तो ये 1 आएगा, क्योंकि 1 उसने बोला कि 1 आना चाहिए, क्योंकि ये 4 ले रहे हैं तो इसको 3 लेना ही पड़ेगा, 4 में 3 जाएगा तभी तो 1 आएगा। अगर इसमें 4 रखो, 4 दूनी 8 और 8 में 3 जोड़ो 11, और 11 का स्क्वायर 121, करेक्ट इस पे आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। और आप इसको बेसिक से बनाने जाओगे बेटा, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? तो ऐसे कभी भी सवाल लगे तो ऑप्शन से बनाइएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, एक कौन से ऑप्शन रखने पर, लेकिन यहाँ P माइनस Q 1 हो चाहिए। 5 रखोगे तो नहीं बनेगा, 5 रखने पर ज्यादा 5 दूनी 10 हो जाएगा, और इसको 4 लेना पड़ेगा। 4 क्यों लेना पड़ेगा Q को? अगर P को 5 लिया तो Q को 4 क्यों लेना पड़ेगा? ये समझ में आ रही बात? क्योंकि उसने इक्वेशन दी है, ये देखिए ध्यान से, कि P माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 है, P माइनस क्यू बराबर 1 आएगा। तो अगर ये 5 लोगों तो यहाँ 1 कब आएगा? जब यहाँ 4 लेना पड़ेगा, तभी तो 5 में 4 जाएगा, 1 आएगा। और यहाँ अगर 5 लोगे तो 14 बनेगा, 14 का स्क्वायर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब 4 रखने पर ये बन जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा दोनों इक्वेशन। तो मेरा आंसर आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ। क्लियर है बेटा? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है। अच्छा एडवांस का सवाल है। एक वृत्त का त्रिज्या खंड केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है। निर्मित चाप की लंबाई ज्ञात करो। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, चाप की लंबाई। तो ये एक तरीके से वृत्त है, और वृत्त का परिमाप आप जानते हैं क्या होता है? 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर होता है, ठीक है? और अगर उसमें चाप की लंबाई बताए 2 पाई आर, तो उसी में करा दिया जाता है इंटू थीटा, और बटे में कर दिया जाता है 360। यही आपका आंसर होता है, 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360। अब आ जाइए आराम से, ये हो जाएगा 2 पाई का मान भैया 22/7 हो जाएगा। त्रिज्या मुझे कितनी दी है भैया? 21 दी है, इंटू आपका हो जाएगा 120 बटा 360 कर दीजिए। अब आसानी से काट लीजिए, 7 तियां 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132। इसको काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, और 12 तियां 36, कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। अब इसको 3 से काट लीजिए, 3 चौको 12, 1 बचेगा, फिर कट जाएगा 3 चौको 12। तो कितना बनेगा भैया? 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर मेरा बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर दिया है? डी पर। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी चाप की लंबाई पूछी जाए तो वृत्त का जो परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप आप जानते हैं, परिधि, इसको हम बोलते हैं 2 पाई आर थीटा बटा 360। तो 2 पाई आर और थीटा बटा 360, क्योंकि इसमें त्रिज्या खंड के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जब भी कोण बनाया था 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360। पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान मतलब त्रिज्या, आर को किससे डिनोट करते हैं? आर मतलब होता है हमारे पास त्रिज्या, ठीक है? ध्यान, इससे हमने विकर्ण को डी बताया था, भुजा को ए से डिनोट करते हैं, विकर्ण को डी से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो हमारे पास त्रिज्या दी थी 21, 7 से काट दिया, 6 गुणा करा 132। ये थीटा 120 था, 120 को काटा 360 से, 1/3 आ गया, 3 से 132 काटा, 44 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर दिख रहा भैया? डी ऑप्शन में दिख रहा। उम्मीद करते होंगे कि आपको ये बढ़िया समझ होगा, और ये अच्छे क्वेश्चन एडवांस लेवल के, ठीक है ना? इनको नोट करते चलिएगा, ये जो मैं आपको फार्मूले बताता जा रहा हूँ, ठीक है ना? त्रिज्या खंड का अगर आपको ये चाप की, निर्मित चाप की लंबाई निकालना, 2 पाई आर थीटा बटा 360। 2 पाई आर क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है। वृत्त ही तो पूछा था, वृत्त, ठीक है? तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। अगला आ जाइए,
एक समलंब चतुर्भुज दिया है, देखना कितना अच्छा ये सवाल लग रहा है। एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, ठीक है, डब्ल्यू एक्स बराबर है वाई जेड के, ओके, डब्ल्यू एक्स बराबर है वाई जेड के, कोण डब्ल्यू बराबर दिया मुझे 65 डिग्री और कोण एक्स बराबर दिया 115 डिग्री। तो भैया एक बात बताओ, कह रहा है डब्ल्यू एक्स बराबर कोण, देखो डब्ल्यू एक्स जो भुजा बराबर होगी वाई जेड के बराबर है, अब कोण डब्ल्यू दिया मुझे 65, कोण एक्स दिया 60। तो एक बात बताओ, कोण डब्ल्यू प्लस कोण एक्स बराबर 180 आना चाहिए, 180 आ ही रहा है, 180 बन रहा है क्योंकि डब्ल्यू कितना 65 डिग्री और कोण एक्स है हमारा 115 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो ये बात तो मेरे को समझ में आ गई कि भुजा इसके बराबर तो उसका कोण भी बराबर होगा। फिर कह रहा है डब्ल्यू जेड बराबर है एक्स वाई के, ध्यान सुनिएगा थ्योरी होती है, डब्ल्यू जेड को बराबर कर रहा है एक्स वाई के, तो कोण वाई का मान पूछा है। तो एक बात बताओ, जब डब्ल्यू एक्स को वाई जेड में दिया था तो डब्ल्यू बराबर 65 था, तो एक्स बराबर 115 डिग्री था, एक्स बराबर 115 डिग्री था। इस बार हमको दे रहा है कि कोण वाई बराबर आपका मान निकालना है। तो एक बताओ, डब्ल्यू को कोण 65 डिग्री था तो कोण वाई का मान भी तो 65 डिग्री होगा जब डब्ल्यू जेड बराबर वाई एक्स दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, कोण वाई का मान तो निकालना नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा कितना डिग्री आ जाएगा भैया, 65 डिग्री आ जाएगा। वो 115 है, वो 65 है, तो ये भी कोण वाई भी तो 65 डिग्री ही तो बनेगा बेटा बेटे। तो 65 डिग्री कौन सा ऑप्शन दिया मेरे पास, ए ऑप्शन में दिया है। क्लियर है, क्योंकि दोनों को जोड़ के 180 बन रहा था और ये 15 है और भुजा इसके बराबर है, डब्ल्यू जेड बराबर है एक्स वाई के, और यहाँ डब्ल्यू एक्स बराबर था वाई जेड के। नहीं समझ पा रहे बात को, ये डब्ल्यू एक्स है, ये डब्ल्यू जेड भुजा कर दी, ये डब्ल्यू एक्स है, ये एक्स वाई है, ये वाई जेड है। डब्ल्यू का मान अगर 65 हो जाएगा तो एक्स का मान 115 डिग्री हो जाता है, एक्स का मान इस वाले एक्स का मान 115 डिग्री और डब्ल्यू का मान 65, तो इन दोनों का जोड़ डब्ल्यू और एक्स का 180 डिग्री बन रहा भैया। तो एक बार बताओ, यहाँ डब्ल्यू है और यहाँ एक्स है और यहाँ बोला हमसे कोण वाई का मान, अभी भुजा बराबर, भुजा है कोण नहीं अलग अलग, भुजा है, ये डब्ल्यू जेड है, ये एक्स वाई है, तो इन दोनों को जोड़ बराबर है भुजा, तो कोण वाई आएगा इसी के बराबर आएगा कोण डब्ल्यू के, तो कोण डब्ल्यू बराबर कितना आएगा 65 डिग्री आएगा। उम्मीद करते होंगे कि आपको आसान लगा। अभी आपने हो सकता है कि इनकी थ्योरी ना पढ़ी हो इसलिए थोड़ा सा कठिन लग रहा है, अभी टेस्ट में इनकी थ्योरी नहीं पढ़ा सकते, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर आपको ऐसे जरूरत पड़ेगी तो मैं एक क्लास लेकर आऊंगा जिसमें पूरे एडवांस की मैं थ्योरी करा दूंगा, जिससे ये कोण वाले सवाल, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज वगैरह जो भी हैं, त्रिभुज वाले सवाल, ये सब सवाल आपसे समचतुर्भुज सब कुछ बन जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे कि आपको वीडियो टेस्ट नंबर हमारा 16 आपको पसंद आया होगा, बढ़िया से आपने बनाया होगा। आपने टेस्ट को जरूर हमारे साथ साझा करें कमेंट बॉक्स में, हम आपके स्कोर देखेंगे कि आपने कितना स्कोर किया, और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपके दोस्त भी तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है। ऐसे हम आपकी तैयारी को डे बाय डे मजबूत करते रहेंगे, बस आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए तो आपके डे बाय डे प्रैक्टिस होती रहेगी मजबूत। जय हिंद, जय भारत।